नमस्कार। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आनंद राव एकेडमी। इस वीडियो को देखने के पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले ऑल वीडियो मिल जाएंगे। हम हिस्ट्री में पूरी सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम 7000 पहले से लेके अभी तक 2016 तक सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिसमें सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। हिस्ट्री से लेके इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, जिससे आपके मोस्टली जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनका पूरा सिलेबस कवर होने की चांसेस बन जाते हैं। अभी हमने 7000 साल से 3900 साल पहले तक का पढ़ चुका है, जिसमें हमने मेहरगढ़ के पास जितना भी कपास की खेती हो रही थी उसके बारे में पढ़ा। हमने 4700 से 3900 तक हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीज़ें थी, हड़प्पा सभ्यता कितनी अच्छी थी, हड़प्पा सभ्यता में जो भी कुछ हुआ है उस सब के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता का अंत पढ़ा जो 3900 में हुआ, वो रीजंस भी पढ़े कि क्या रीजंस हो सकते थे हड़प्पा सभ्यता के अंत में। फिर उसके बाद हमने 3500 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब 3500 साल पहले एक्चुअली क्या हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 3500 साल पहले ऋग्वेद थे, उनका विकास हो चुका था। तो चलो हम वन बाय वन आते हैं। देखिए, मैंने एक प्रॉपर्ली एक चार्ट बना के रखा है कि हमने अभी तक क्या कंप्लीट कर लिया। हमने 7000 साल पहले मेहरगढ़ में जो कपास की खेती हुई थी उसके बारे में पढ़ लिए। तो मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने ये कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट है जो आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं, या इधर पर आप क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल के रखी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो ये कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड हम यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया कवर हो चुका है। तो आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके पहले जो एक जियोग्राफी का वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा कि कौन सी सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है, ये भी मिल जाएगा। अब आ गए हम 3500 साल पहले। 3500 साल पहले हमने देखा है कि जो हमारा वेद है, वेद की रचना स्टार्ट हो चुकी थी जो 3500 साल पहले हुई थी। इसमें बेसिकली ऋग्वेद जो की रचना स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद देख सकते हैं कि आप जो अभी नगरों का विकास इसमें नहीं हुआ था, ओनली रचनाएं स्टार्ट हुई थी। नगरों का विकास 1400 साल बाद हुआ, 3900 के बाद, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया उसके बाद 1400 साल बाद मीन्स 2500 साल पहले नगरों का विकास स्टार्ट हुआ। तो हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएंगी, मतलब ये पूरा एरिया कवर होगा। तो इसको आप पूरा वीडियो देखिए। आप इसको बीच में स्विच मत कीजिए, थोड़ी सा टाइम लगेगा आपका। 10 से 15 मिनट जाएंगे, लेकिन 10 से 15 मिनट में आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो मे बी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आपको पूरा एक प्रोस्पेक्टिव समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई और क्यों इसको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वन बाय वन स्टेप आगे जा रहे हैं। मीन्स हम 2016 के पास में आते जा रहे हैं। अभी हम 2500 साल पीछे हैं, मतलब आज से। तो अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री दोनों कवर करनी है। अभी हम एंशियंट हिस्ट्री में हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा कवर कीजिए। थैंक। तो वेद क्या है एक्चुअली? 3500 साल पहले जब वेदों की रचना हुई तो वेद 4 थे: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। सबसे पुराना वेद है जो ऋग्वेद है। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई थी। ओके, ऋग्वेद में क्या था कि इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं थी। इनका जिनको सूक्ति कहा गया। सूक्ति जो है अच्छी तरह से बोला गया, मतलब सूक्ति का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं के लिए रची गई थी। इनमें बेसिकली 3 देवता थे। फर्स्ट था अग्नि, सेकेंड इंद्र एंड सोम। अग्नि जो था आग का देवता था, इंद्र था जो वायु के देवता थे, एंड सोम थे वो एक पौधा था जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। अगर आपने सुना होगा सोम रस, आई डोंट नो क्या होता है, लेकिन वो सेम लाइक दैट। ऋग्वेद की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, जिनको बोला जाए पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। अब उसके बाद जब हम आते हैं वो है महापाषाण। हम देखते हैं कि 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो चुकी। फिर उसके बाद 3000 साल आया। हम 5000 साल के बीच में, इनके बीच में अभी डीप बाद में जाएंगे जब वेदों के बारे में सीरियसली पढ़ेंगे।
तो 3000 साल पहले जब हम आए तो यहाँ पर महापाषाण आए। महापाषाण क्या थे? महा मतलब महा, बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये एक दफनाने की प्रक्रिया थी। इसमें लोग क्या करते थे कि उसी पत्थर में पत्थरों से एक बड़ा सा वो बना के, चौराहा बना के उसमें सभी चीज डाल देते थे जो उस व्यक्ति से रिलेटेड थी, या उन्होंने एक प्रथा बना ली थी। तो उसमें क्या क्या करते थे ये लोग, जब दफनाते थे लोगों को तो जो अगर बोला जाए तो महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा स्टार्ट हुई थी 3000 साल पहले हुई थी। और ये कहाँ थी बेसिकली? दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में एंड कश्मीर, मतलब ये पूरा एरिया कवर अप था। ओके। ये लोग क्या करते थे जब दफनाते थे तो उसी में सब कुछ मतलब लाइक सोने के गहने, घोड़े के सामान, कटार, तलवार और जो भी है सब कुछ उसी में डाल दिया करते थे। ठीक है। ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति, जो ब्रह्मगिरी अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो एक व्यक्ति की कब्र में अप्रोक्सीमेटली 33 सोने के सिक्के मिले और शंख मिले। दूसरों कंकालों के पास ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं मिला। तो इससे आप समझ सकते हैं जो ब्रह्मगिरी में थे वो कोई स्पेशल पीपल की कब्र थी, या उधर के जो लोग थे बहुत ही रिच थे। तो हम इसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनाम गांव, इनाम गांव कहाँ पर है? अगर आप देख सकते हैं इनाम गांव यहाँ पर कुछ दफनाने की प्रक्रिया कुछ अलग थी। ये बेसिकली सहायक नदी, भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है जो 3600 से 2700 साल पहले थी। मीन्स 3600 से 3500 साल पहले से 2700 साल तक इसका एक ये पूरा रन हुआ है। यहाँ के लोग बेसिकली गड्ढों में, जो इनको दफनाया जाता था, यहाँ के लोगों को ये क्या करते थे, गड्ढों में दफनाया जाता था। इनको जो सिर था वो उत्तर की तरफ कर दिया जाता था। इनाम गांव के लोगों का फिक्स ही बात है, उस टाइम तक हमने कृषि का उत्पादन सीख लिया था तो कृषि करते रहे होंगे। उधर पर कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली जिससे लगता है कि वो जानवरों को काट के खाते थे, वो भी है कि हड्डियों में उनका काटने के निशान मिले। गाय भैंस के कुछ कंकाल मिले, जिससे पता चलता है कि वो लोग गाय भैंस को भी पालते थे। तथा जामुन, खजूर और जो भी रस वाले फल हैं उनको भी एकत्र करके वो रखते थे। इसको अगर हम थोड़ी सा और अच्छे से अगर पढ़ें तो थोड़ी सा आते हैं कि मेहरगढ़ के पास हमने कपास की खेती स्टार्ट कर दी थी। फिर उसके बाद कपास की खेती के साथ साथ हमने नगरों का आरंभ कर दिया 4700 ईयर्स पहले। नगरों का अंत जब हो गया 3900 ईयर्स पहले, तो उसके बाद हमें 1400 साल लग गए हमें नए नगरों का आरंभ करने में। उसी के बीच में 3600 साल पहले इनाम गांव की प्रथा स्टार्ट हो चुकी थी। इनाम गांव स्टार्ट हो चुका था। यहाँ के लोग बेसिकली कृषि करते थे, जानवरों को पालते थे, जानवरों को खाते थे और जो भी करते थे। ठीक है। इधर के लोगों को दफनाया बेसिकली उत्तर की ओर मुंडी करके इनको दफनाया जाता था। फिर 3500 साल में आते हैं। 3500 साल में हमने वेदों की रचना कर ली, जिसमें ऋग्वेद बेसिकली स्पेशली था। फिर उसके बाद आते हैं जो 3000 साल पहले महापाषाणों के महापाषाण स्टार्ट हो चुके थे। महापाषाण बेसिकली एक दफनाने की प्रक्रिया थी। इसमें लोगों को पत्थरों के बीच में दफनाया जाता था। फिर उसके बाद जो 2700 साल आता है तो वो इनाम गांव का जो है वो अंत था। इनाम गांव यहीं तक इसका रन हुआ। फिर उसके बाद 2500 साल में आते तो 2500 साल में क्या किया लोगों ने, 2500 साल पहले नए नगरों का आरंभ हो चुका था। ओके। तो ये था, हमने अभी तक इतना कवर कर लिया। राजाओं का बेसिकली उस टाइम पे जो राजा थे, अगर 3500 साल पहले, तो राजा क्या करते थे, राजा लोग जो थे उनको यज्ञ करने का वो था, अधिकार प्राप्त था। और जो लोग यज्ञ करते थे वो उस टाइम पे राजा कहलाया करते थे। ठीक है। तो उनको बेसिकली उस टाइम पे जो डिवाइड किया गया था कि जो उत्तर भारत में गंगा नदी के जितने भी आजू बाजू वाला एरिया था उसको बोलते हैं मगध। यहाँ पर जो भी रचनाएं की गई उनको बोला जाए उत्तर वैदिक ग्रंथ। इसमें बेसिकली जो रिमेनिंग 3 ग्रंथ थे,
सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद, साथ साथ में इसके साथ जो अदर ग्रंथ भी शामिल थे। ये बेसिकली पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथ में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान तथा संपादन की विधियां बताई गई थी। ये जो ग्रंथ थे पुरोहित द्वारा रचित हुआ करते थे। इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की अनुष्ठान तथा संपादन की विधियां बताई गई थी। ओके, पुरोहितों ने समाज के समूह बना दिए अकॉर्डिंग टू वर्क, कि कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला था, जंगल में रहने वाला। अब इसमें एक जो कुछ पुरोहित तथा लोग थे वो धनी वर्ग में आ गए और कुछ लोग थे जो निर्धन वर्ग में आ गए। धनी वर्ग में जो थे कृषक एवं व्यापारी थे, वो पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला, शिकारी, ये भोजन संग्राहक, ये निर्धन वर्ग में आ गए। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए कि अभी से जो हमारा समाज था वो डिवाइड एंड रूल्स खेलने लगा। इसमें धनी और निर्धन के हिसाब से जानने लगे, साथ साथ में कास्टेज में भी स्टार्ट हो रहा था। पुरोहित ने लोगों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिनको बोलते हैं वर्ण, या आज के हिसाब से बोला जाए तो वो बोले कास्ट। पहले क्या होता था, जो पुरोहित थे कास्टेज में था वो अकॉर्डिंग टू वर्क था, लेकिन इधर पर पुरोहितों ने क्या कर दिया कि जन्मवाद कर दिया। मीन्स जो अगर पंडित में पैदा हुआ तो पंडित ही कहलाएगा, अगर एसटीएससी में पैदा हुआ तो एसटीएससी कहलाएगा। लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके बारे में। जो पुरोहितों ने 4 भागों में डिवाइड किया, वो फर्स्ट था ब्राह्मण। ब्राह्मण लोगों का बेसिकली जो काम हुआ करता था वो था अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, और उनके इस कार्य के लिए उनको उपहार दिए जाते थे। दूसरा स्थान था जो था वो क्षत्रिय था। बेसिकली क्षत्रिय मीन्स जो रक्षा करें। तीसरे स्थान पर है विश्व या वैश्य। इन्हें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते हैं बेसिकली वैश्य में। ठीक है, इन वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य को दोनों को यज्ञ करने का अधिकार था। वो अंतिम में जो अंतिम वर्ण में आता है वो है शूद्र। ठीक है, इन कामों को 3 वर्णों की सेवा करना, मतलब तीनों वर्णों की सेवा, इन लोगों को तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए रखा गया था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। औरतों को भी शूद्र के समान ही ट्रीट किया जाता था, और महिलाओं तथा शूद्रों को यज्ञ, वेदों का अध्ययन करने के लिए अधिकार प्राप्त नहीं था। अब ये सब चीजें अगर जब होंगी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब देखेंगे क्या प्रॉब्लम आई। जब पुरोहितों ने इनको डिवाइड एंड रूल खेल लिया तो अब कुछ लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे, कुछ लोग इसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये कैसे हो गया, कि जो जातिवाद है, जो हम चाहते हैं कि मैं अगर शूद्र में पैदा हुआ या शूद्र में पैदा हुआ हूँ और मैं इंटेलिजेंट हूँ एंड आई वांट टू वर्क लाइक दैट, कि मैं पंडितों वाला काम या छत्री वाला काम कर सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इससे क्या होगी, कुछ नेगेटिविटी आएगी लोगों में और इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम जब आएंगी तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आए जनपद में। अब ये लोग कैसे रहते थे। ठीक है, इन्होंने देखा कि जो महायज्ञ करने वाले राजा थे वो राजा अब राजा ना होगा, जनपदों के राजा बनने लगे। राजा मतलब जो छोटे छोटे जनपद थे उनको उनके राजा अपने आप को मानने लगे। जनपद का जो शब्द है मतलब लोगों के रहने का स्थान। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर में मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा है, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट जनपद थे। खुदाई से पता चलता है कि ये जनपद थे, ये लोग बेसिकली जनपद में रहने वाले लोग झोपड़ी बना के रहा करते थे। हमने देखा होगा कि हड़प्पा संस्कृति में क्या था कि लोग ईंटों से बने घरों में रहते थे। मीन्स उस टाइम पे हम क्या थे, नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन इधर देखिए आप झोपड़ियों में रह रहे थे, मवेशियों का पालन करते हैं, मवेशियों से जानवरों को पालते हैं, गेहूं जो धान, मतलब सभी कुछ खत्म हो चुका था। लोग अब गांव वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। लोगों के पास अब सोच और वो
जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका था। तो हम क्या कर रहे थे, बैकवर्ड में जा रहे हैं। मोस्टली अगर कोई भी अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं। विकास सॉरी, विकास होता है, लेकिन यहाँ विकास नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। इसी कारण भारत के इतिहास को बोलते हैं उल्टा इतिहास। यहाँ पर पहले हम नागरिक जीवन व्यतीत करते थे, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे पतन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग थे वो झोपड़ियों में रहते थे और साथ साथ में खेती करते थे, मवेशियों का पालन करते थे। आप हस्तिनापुर देख सकते हैं, यहाँ पर है। ओके, अब हम आते हैं महाजनपद। महाजनपद क्या है? एक्चुअली कुछ जनपद थे जो बहुत ही हाईलाइट हो रहे थे। ओके, जिनको जो 2500 साल पहले जो स्टार्ट हुए, कुछ जनपद थे बहुत ही हाईलाइट हो रहे थे। इनमें देखा, आप देख रहे हैं, मगध, वैशाली, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, झेलम नदी के बाजू में जो है, एंड उज्जैन के बाजू में, ये सब हाईलाइटेड जो जनपद है। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। महाजनपद की कोई, अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियां किलेबंदी की गई तथा इनके चारों ओर, मतलब चारों ओर लकड़ी तथा ईंटों की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई। ठीक है, अब ये महाजनपद को रन करने के लिए क्या करते थे लोग, विशाल किले बनवाते थे, विशाल सेना रखते थे कि किसी भी टाइप का कोई भी हमला ना हो, तो उसको कैसे रखेंगे, कैसे उसको हैंडल करेंगे। उसको हैंडल करने के लिए लोग क्या करने लगे, कर वसूलने लगे। यहाँ से टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। टैक्सेशन यहीं से स्टार्ट हुआ। महाजनपद के जो लोग थे अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। ओके, सबसे महत्वपूर्ण जो जनपद है वो है मगध। 200 साल के भीतर ये सबसे इम्पोर्टेंट जनपद बन गया। एक्चुअली क्या था कि जो मगध की जो जलवायु थी और वहाँ के जो कंडीशंस थी वो उसको बहुत हेल्प कर रही थी। मगध जो बसा हुआ था वो गंगा और स्वर्ण नदी के बाजू में बसा हुआ था। इससे जो क्लाइमेट कंडीशंस थी वो उसको कहीं ना कहीं से हेल्प कर रही थी कि कोई भी राजा उसमें फर्स्ट टाइम आक्रमण करने में सोचेगा। सेकेंड थिंग इज दैट यातायात के लिए आसानी हो रही थी, जल वितरण अच्छा था, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत से गंगा और सोन नदी थी, वो मिट्टी बहा के लेके आती थी और उत्तरी मैदानों का निर्माण करती थी। साथ साथ में भाबर गागर जो हमने पढ़ा है हिस्ट्री में, वो उनका निर्माण करती थी, तो जिससे एक अच्छी क्लाइमेट कंडीशंस आती थी। मगध का जो एक हिस्सा था जो उत्तरी मैदान में जो भी थे, वो जंगलों से भरा हुआ था। उधर पर जो हाथी थे वो लोग सेना के लिए यूज करते थे और सेना के काम में लगाते थे। यहाँ से जो लकड़ियाँ निकलती थी वो रथ बनाने के लिए तथा घर बनाने के लिए यूज करते थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोहे की खदानें भी थी, जिससे हथियार बनाने के लिए बहुत ही एक अच्छा स्रोत मिल जाता है। जो मगध के दो राजा थे वो बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये दो राजा थे, शासक बोला जाए इनको। ये लोग क्या करते थे, अन्य जनपदों को जीतने के लिए किसी टाइप की संभव साधन अपनाते थे। महाजनपद एक और महत्वपूर्ण शासक है। महाजनपद एक और जो महाजनपद पदनम एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण की सेना को, ठीक है, उस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग, मतलब ये लोग क्या करे कि अपने जो सेना को और अपने एरिया को फैलाने के लिए इन्होंने उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। इधर पर बिहार में एक पाटलिपुत्र थी, उस राइट नाउ पटना है, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो मगध की राजधानी क्या थी, पटना या पाटलिपुत्र। इसके दो राजा क्या थे, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये लोग क्या करते थे वो जानते हैं हम लोग। ठीक है, ये कहाँ पर बसा हुआ था, गंगा और सोन नदी के बाजू में। इसकी क्लाइमेट सिचुएशंस बहुत अच्छी थी, इसके कारण ये मगध बहुत डे बाय डे बहुत ही शक्तिशाली हो रहा था। अब इसके जस्ट बाजू में था क्या था, वजी जो था। इधर की जो शासक व्यवस्था थी वो जस्ट अलग थी, उल्टा नहीं बोला जाए, अलग है। यहाँ पर गढ़ और संघ थे। इधर पर लोग एक से अधिक राजा हुआ करते थे और सभी राजा लोग क्या करते थे,
एक साथ मिलके कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आक्रमण होने वाला है या शत्रुओं से निपटने का लिए सॉल्यूशन फाइंड करते थे। इनमें बेसिकली स्त्रियां और दासियां इन सभाओं का हिस्सा नहीं होती थी। जो वजी की सिचुएशन थी वो थी मगध के जस्ट बाजू में। इसकी जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ओके, तो वजी यहाँ पर जो गढ़ और संघ है इन्हीं से हमारे बुद्ध तथा महावीर संघ संबंधित है। ओके, तो महाजनपद हमने यहाँ से कर लिया, ठीक है, 3000 साल पहले। ओके, महाजनपद स्टार्ट हुआ था, नए शासक गढ़ और संघों का अंत जो है 1500 साल पहले बंद हुआ है, ठीक है। तो नाउ बुद्ध जी के बारे में थोड़ी सा पढ़ते हैं हम। बुद्ध जी का जो जन्म था 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जब मगध स्टार्ट हुआ उसी टाइम पे बुद्ध जी का भी जन्म हुआ था। धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से जाना जाता है। बुद्ध जी जो थे क्षत्रिय थे। ये गढ़ से संबंधित थे। अभी जो हमने देखा कि वजी में जो व्यवस्था थी गढ़ और संघ, ये गढ़ से संबंधित थे। तो इन्होंने सबसे फर्स्ट उपदेश जो दिया था वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। इन्होंने जो कुशीनारा में मृत्यु से पहले शेष का जीवन, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई और शेष का जीवन जो था पैदल चलकर ही इन्होंने व्यतीत किया। सारनाथ में जो फर्स्ट इन्होंने अपना उपदेश दिया था, इस घटना की स्मृति में एक सारनाथ स्तूप बनाया गया है। आप इसको देख सकते हैं, सारनाथ का जो स्तूप है वो बनाया गया है। उपनिषद इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। मीन्स अब हमारे बुद्ध जी ने क्या बताया एक्चुअली, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने उपनिषद बताए। कुछ लोग थे जो मृत्यु के बाद क्या जीवन में होता है उसके बारे में बहुत जानने के लिए उत्सुक थे। तो ऐसे में कई विचारों को संकलन उपनिषद में हुआ। मीन्स इसके बारे में जो भी लिखा गया है वो उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। मीन्स उत्तर वैदिक ग्रंथ जो थे, जो गंगा और मगध राज्य में जो भी थे, सोम, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इसके साथ ये भी जो उपनिषद थे ये उन्हीं का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। अब इसके बाद आते हैं हम जैन धर्म में। वजी में हम देखते हैं कि वजी में जो शासन व्यवस्था थी वो गढ़ और संघ व्यवस्था थी। इसमें संघ व्यवस्था में जो एक क्षत्रिय के राजकुमार थे, क्षत्रिय के राजकुमार, वो क्षत्रिय राजकुमार थे। जैन नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायी को, मतलब जो इधर पर जो इनके अनुयायी होते थे, उनको हमेशा भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना होता था। जो संघ में महावीर जी तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। मीन्स घर पर रह के ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पटिक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं, दास शामिल थे। मीन्स इस संघ में जो संघ था उस संघ में ब्राह्मण भी शामिल हो सकता था, क्षत्रिय भी, व्यापारी भी, मजदूर भी और नाई भी। तो मतलब इसमें इस टाइप की अब जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में क्या था कि जो जिस धर्म का था वो उसी धर्म को का माना जाएगा। अगर वो क्षत्रिय धर्म से तो क्षत्रिय का ही माना जाएगा। लेकिन इसमें कोई इस टाइप से डिपेंडेंसी नहीं थी कि वो इसमें सभी लोग, कोई भी धर्म का हो, वो उस धर्म को में शामिल हो सकता था। जैन तथा बौद्ध धर्म भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे। मीन्स दोनों का सेम था, दोनों एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे, उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही यात्रा करना कठिन होता था, इसके कारण एक स्थान पर निवास करते थे। हमने देखिए अभी तक सभी चीज़ें कवर कर ली। ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, यहाँ से तक हमने पूरा कवर कर लिया। हमने ईमान गांव कवर कर लिया, वेदों की रचना कवर कर ली, महापाषाण कवर कर लिया, ईमान गांव का अंत कवर कर लिया। इधर से बौद्ध धर्म से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो विकास हुआ उसको कवर कर लिया। और जो गढ़ और संघ राज्यों का जो अंत था
अब हम यहाँ तक आ चुके हैं।